हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज का हमारा लेक्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है बिकॉज आज के इस लेक्चर में मैंने रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस करा है, हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। सो याद रखिएगा, आज के इस लेक्चर में हम छत्रपति शाहू जी महाराज जो कि कानपुर की यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड मैंने रिसर्च मेथोडोलॉजी के एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस करे हैं। सो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो मैं आपको बता दूं कि छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी जो कि कानपुर की यूनिवर्सिटी है, जिसका जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। सो आपका जो पार्ट ए होता है ये हर एक कैंडिडेट्स के लिए कॉमन होता है और पार्ट ए आपका 50% रिसर्च मेथोडोलॉजी पर बेस्ड होता है, जिसमें आपको 50 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड। तो याद रखिएगा, आपकी प्रिपरेशंस के लिए हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंप्लीट कोर्स लॉन्च करा है, जिसमें हम आपको वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। हर एक एक टॉपिक पर आपको मॉक टेस्ट मिलता है एंड रिवीजन पीडीएफ भी मिलती है, जिसे हम कहते हैं 1000+ प्रैक्टिस एमसीक्यूज पीडीएफ। ये आपका रिवीजन का काम करती है। तो मैं आपको गारंटी देती हूँ हमारे इसी कंटेंट से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब प्रीवियसली जो भी पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुए थे उनमें कई स्टूडेंट्स का हमें फीडबैक आया है कि हमारे इसी कंटेंट से उनको डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे गए थे। सो याद रखिएगा, हमारे इस कंटेंट को परचेस करने के लिए स्क्रीन पर जो आपको नंबर नजर आ रहा है उस पर आपको हमें व्हाट्सएप के थ्रू ही कांटेक्ट करना है, नॉर्मल कॉल इस नंबर पर नहीं लगेगा। और आप हमारे ऐप पर भी जाके सारे स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो और ऐप को एक्सेस करने के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है। वहां से डायरेक्टली जाकर हमारे ऐप पर स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। हमारे इस रिसर्च मेथोडोलॉजी के कोर्स में हम आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, 1000+ प्रैक्टिस एमसीक्यूज पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे इन बोथ लैंग्वेज, हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। सो हमारा जो ये रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंटेंट है ये हमने हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पर और जो एक्चुअल पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारी चीजें हमारे इस रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट में हमने कवर करे हैं। तो आपको हमारा, अगर आप कोर्स परचेस करोगे, अगर आप हमारा कोर्स फॉलो करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से हमारे रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट में आपको प्रिपरेशन करना है कि आपको हमारे जो नोट्स है और जो मॉक टेस्ट इसको एक वीक में कवर कर लेना है। और ये जो 1000+ एमसीक्यूज पीडीएफ है, 1000+ एमसीक्यूज पीडीएफ ये आप आपके एज अ रिविजन के तौर पर यूज कर सकते हो। आप आपके एग्जाम के एक दिन पहले, और अगर आप आपके एग्जाम के इवन 4 to 5 आवर्स पहले भी इसको एक बार रीड कर कर चले जाओगे तो आप एग्जाम में इजीली क्वेश्चंस को मार्क कर कर आ जाओगे। तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि हमारे इसी रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो बैच के स्टूडेंट्स हैं, उन कई स्टूडेंट्स का फीडबैक है कि उनको हमारे इस रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट से डायरेक्टली एग्जाम में 10 to 12 क्वेश्चंस पूछे गए थे। सो हमारे इस स्टडी मटेरियल को परचेस करने के लिए आपको इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट करना है। याद रखिए, आपको व्हाट्सएप के थ्रू ही हमें कॉन्टैक्ट करना है। और आप अगर मैसेज करते हो, मैसेज करने के विद इन 15 to 20 मिनट्स में आपको सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे। और आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो जो कि है ग्लोबल ऑनलाइन ऐप। सो इस ऐप पर आपको 1 मंथ की वैलिडिटी मिलेगी और अगर आप ऐप पर जाते हो तो आपको डायरेक्टली वहां पर सारा कंटेंट इजिली अवेलेबल हो जाएगा। और ऐप को डाउनलोड करने के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है। सो वहां से आप हमारे ऐप को एक्सेस कर सकते हो। एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। पहला प्रश्न, एक सेट स्कोर का माध्य 50 है और मानक विचलन 10 है। यदि प्रत्येक छात्र के स्कोर को दुगना कर दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा? The mean of a set scores is 50 and standard deviation is 10. If the score of each student is double, the new median will be. So इस प्रश्न में जैसे कि आप देख रहे हो, हमें कुछ छात्रा है, कुछ छात्रा के कुछ स्कोर्स है। सो उनका जो स्कोर है उनका हमें मीन दिया गया है, यानी उसका हमें माध्यक दिया गया है जो कि 50 है, जो कि 50 है। अब और हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है जो कि है स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन जिसे हम कहते हैं मानक विचलन, ये दिया गया है 10। सो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है कि आपका डेटा कैसे स्प्रेड आउट है। ओके, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या बताता है? डेटा किस तरीके से स्प्रेड आउट है। और मीन बताता है आपके डेटा की एवरेज वैल्यू। ओके, एवरेज वैल्यू बताता है आपके मीन के। ज्यादातर स्टूडेंट्स को मान लीजिए 50 मार्क्स, ज्यादातर स्टूडेंट्स का जो स्कोर होगा, ज्यादातर छात्राओं का जो स्कोर होगा वो 50 होगा। इसलिए इस जो डेटा है, सेट स्कोर्स है, उनका हमें मीन क्या जा रहा है 50। अब हमें इस केस में पूछा गया है कि
जो छात्राओं के स्कोर्स है उसे अगर हम दुगना कर दे तो उस केस में हमारा जो नया जो हमारा मीडियन होगा वो क्या होगा, नया माध्यक क्या होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर मीन दिया गया है, माध्य दिया गया है और मानक विचलन दिया गया है, मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन दिया गया है, और हमें मीडियन पूछ रहा है। मीडियन क्या होता है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले। मीडियन मतलब आपका जो भी डेटा होता है उस डेटा की सेंटर वैल्यू और मिडल वैल्यू को हम कहते हैं मीडियन। अब जैसे कि यहाँ पर आपको मीन दिया गया है यानी माध्य दिया गया है और स्टैंडर्ड डिविएशन दिया गया है, तो याद रखिएगा ये दोनों भी वैल्यू आपको सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर ने दिया है। इससे आपका इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, बस आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने आपको मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू दी है। अब क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स के जो स्कोर है यानी छात्रों के जो स्कोर है उसको दुगना कर दिया जाए। मतलब मान लीजिए हम सपोज करते हैं कि स्कोर जो हो गए स्टूडेंट्स के जो आपके छात्राओं के जो प्रत्येक छात्राओं के जो स्कोर होंगे कुछ इस तरीके से होंगे 2, 4, 6, 8 एंड 10। ये मान लीजिए छात्राओं के स्कोर है। अब हमें प्रश्न में ही बोला जा रहा है कि छात्राओं के जो स्कोर्स है उसको हमें दुगना करना है, उसको हमें डबल करना है। डबल किस तरीके से करेंगे, हम डबल कर देंगे, ओके, दुगना कर देंगे, जितनी वैल्यू है उसको उसमें 2 उसको दुगना कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये क्या हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका 8, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा आपका 16 एंड ये हो जाएगा आपका 20। ओके, आपने क्या करा, हर एक नंबर को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपने दुगना कर दिया। अब दुगना करने के बाद आपका जो ये नया मीडियन होगा, मीडियन क्या हो रहा है, देखिए मीडियन के क्या होता है कि आपके डेटा की जो मिडिल वैल्यू है, जो सेंटर वैल्यू है उसे हम कहते हैं मीडियन। अब अगर मैं लेफ्ट साइड से देखूं, लेफ्ट साइड से देखो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड नंबर पर मुझे मिल रहा है 6, और अगर मैं राइट साइड से देखूं तो फर्स्ट सेकेंड और अगेन थर्ड नंबर पर मुझे मिल रहा है इस डेटा में 6। मतलब इस डेटा के जो मीडियन वैल्यू है वो है मेरी 6। ओके, मीडियन वैल्यू हमें पता चल गई जो कि है 6। अब जैसे कि हमने दुगना कर दिया हमारे ऑब्जर्वेशंस को, हमारे छात्राओं के स्कोर्स को हमने दुगना कर दिया। दुगना करने पर 6 का क्या हो जा रहा है, 6 हमारा जो डेटा है, सॉरी हमारा जो स्टूडेंट्स का जो स्कोर्स है, छात्राओं का जो स्कोर्स है वो क्या हो गया, डबल हो गया। किस तरीके से बढ़ गया, दुगना हो गया, जो था उसका दुगना हो गया। यानी मीन हमारा यहाँ पर 6 था तो 6 का हमने दुगना 6 का हमने डबल कर दिया, तो मीडियन भी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर। इस केस में जब हमने डबल कर दिया हमारे ऑब्जर्वेशन को तो इस केस में भी आपका मीडियन क्या हो जाएगा 12, क्योंकि अगर आप लेफ्ट साइड से देखो तो थर्ड नंबर पर आपका 12 नंबर आ रहा है, और अगर आप राइट साइड से देखोगे तो थर्ड नंबर पर अगेन आपका 12 आ रहा है। यानी अगर हमने हमारे जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि छात्राओं के स्कोर्स को हमने दुगना कर दिया गया, मतलब छात्राओं के जो स्कोर्स है उसको हमने डबल कर दिया, तो उस केस में हमारा मीन भी किस तरीके से बढ़ेगा, वो भी दुगना ही होगा। तो आपका इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, इंक्रीज्ड बाय डबल, दुगने से बढ़ा। अब ये तो अनचेंज तो होगा नहीं, क्योंकि जैसा था वैसा होगा नहीं, क्योंकि हमें डबल करने बोला गया है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपका ऑप्शन ए यानी विकल्प ए गलत उत्तर हो जाएगा। उसी तरीके से डिक्रीज बाय हाफ, अगेन ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, क्योंकि हम डबल कर रहे तो हाफ कैसा होगा, आपको खुद सोचना होगा। ओके, तो यहाँ पर आपका विकल्प सी भी इस प्रश्न का गलत उत्तर हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन डी, बिकम इक्वल टू द मीन, यानी माध्य के बराबर बने। तो ऐसा नहीं हो सकता है, मीडियन और मीन ये हो सकता है, लेकिन आप सोच सकते हो, लेकिन अगर हम डबल कर रहे हैं तो ये मीन के बराबर भी नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका विकल्प डी भी इस प्रश्न का गलत उत्तर हो जाएगा, और इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, इंक्रीज बाय डबल, दुगने से बढ़ा। अगला प्रश्न, एक तथ्यात्मक प्रयोगों में हम इन फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट्स वी। सो यहाँ पर हमें पूछा जा रहा है कि फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट्स में यानी तथ्यात्मक प्रयोगों में हम क्या करते हैं बेसिकली। सो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में इस पर 1 और 2 क्वेश्चन पूछा ही जाता है कंपलसरी। तो याद रखिएगा फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट्स ये आपके एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की ही तरह होता है। उसमें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जो आपको टर्म्स देखने मिलते हैं, फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट में भी वही टर्म होता है, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट होता है, थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि आपको ये इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूं।
सो पहले हम देखते हैं कि फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट क्या होता है, इसे डिटेल में हम स्टडी करेंगे, बाद में ऑप्शंस की तरफ बढ़ेंगे। सो याद रखना है फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट में फर्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रिसर्चर्स है वो मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर स्टडी करते हैं। याद रखिएगा, मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर रिसर्चर फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट्स में स्टडी करते हैं, जिससे रिसर्चर मैनिपुलेट कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं, उसमें चेंज कर सकते हैं, उसमें हेरफेर कर सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, और जिसमें मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं आपके पास फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट्स में। लेकिन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, लेकिन फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट्स में आपके पास मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्या होता है कि यहाँ पर रिसर्चर जो है जो डिफरेंट वेरिएबल्स है, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ही, यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है आपके पास, यानी 2 से ज्यादा। ओके, सो यहाँ पर 2 और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर रिसर्चर्स साइमल्टेनियसली स्टडी करते हैं। ओके, 2 या फिर 2 से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर रिसर्चर साइमल्टेनियसली स्टडी परफॉर्म करते हैं। मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं जिसको रिसर्चर मैनिपुलेट और चेंज करते हैं, उसमें हेरफेर करते हैं। ये 2 पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट हम देखते हैं, पॉइंट्स में हम स्टडी करते हैं जिससे कि आप इजीली समझ सको फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट क्या होता है, इससे आपको याद रखने में थोड़ा आसानी होगी। ओके, थर्ड होता है कि ये रिसर्चर को अलाउ करता है डिटेक्ट करने में इंटरैक्शन अमंग वेरिएबल्स। ओके, यानी इंटरैक्शन डिटेक्शन। ओके, इंटरैक्शन को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है रिसर्चर का अमंग वेरिएबल। अब जैसे वेरिएबल्स में कुछ लेवल्स होते हैं, वेरिएबल्स के कुछ लेवल्स होते हैं, उनमें किस तरीके से इंटरैक्शंस हो रहे हैं ये डिटेक्ट करने में रिसर्चर को फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट्स बहुत हेल्प करते हैं। अब ये आपको एग्जाम्पल के ही थ्रू ही और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। सो हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं कि फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट होता क्या है, जिससे कि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पर स्टडी कर रही हूँ। जैसे मेरा फर्स्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा डोसेज, और सेकेंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा साइकोथेरेपी। ओके, सो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, डोसेज और साइकोथेरेपी, ये दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर मैं यहाँ पर स्टडी कर रही हूँ। जैसे कि यहाँ पर ये 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट्स में और फैक्टोरियल डिजाइन में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं इसे कहते हैं फैक्टर्स। इसीलिए इस स्टडी का नाम पड़ा फैक्टोरियल डिजाइन और फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट्स। सो याद रखिएगा, फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट्स में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं उसे हम कहते हैं फैक्टर्स। अब यहाँ पर ये जो फैक्टर्स है, जैसे हमने यहाँ पर 2 फैक्टर्स ले लिए, डोसेज एंड साइकोथेरेपी, इसके अलग अलग लेवल्स होते हैं जिसे हम कहते हैं डिफरेंट वैल्यूज ऑफ फैक्टर्स। इसी फैक्टर्स के डिफरेंट वैल्यूज हो जाएंगे। अब जैसे कि डोसेज का लेवल्स किस तरीके से हो सकता है, हाई, मीडियम, लो। ओके, और लो, मीडियम, हाई, इस तरीके से डोसेज के 3 लेवल्स हो गए। अब साइकोथेरेपी, अब मान लीजिए कोई डॉक्टर है वो साइकोथेरेपी के लिए अपने पेशेंट्स को बुला रहा है। तो यहाँ पर मान लीजिए वो 2 काउंसलिंग कर रहा है, एक हाई काउंसलिंग हो रही है और एक लो काउंसलिंग हो रही है। यानी क्या कर रहा है यहाँ पर रिसर्चर, किसी पेशेंट को ज्यादा बार विजिट करने बोल रहे हैं डॉक्टर के पास, और किसी पेशेंट्स को कम बार विजिट करने बोल रहे हैं। अब किस तरीके से ये स्टडी हो सकती है कि यहाँ पर रिसर्चर क्या करेंगे, डोसेज और साइकोथेरेपी, ये 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेकर देखेंगे कि कैसा इफेक्ट कर रहे हैं, इनका कैसा इफेक्ट हो रहा है। अब जैसे मान लीजिए रिसर्चर ने क्या करा, जो डोसेज लेवल है यहाँ पर किसी को हाई डोसेज लेवल दे दिया और कम काउंसलिंग के लिए बुलाया है, तो उसका क्या इफेक्ट हो रहा है। किसी को मीडियम डोज देकर उसे कम बार काउंसलिंग पर बुला रहा है तो उसका क्या इफेक्ट हो रहा है। किसी को लो डोसेज देकर उसको ज्यादा बार काउंसलिंग के लिए बुला रहे हैं तो उसका क्या इफेक्ट हो सकता है। सो ये स्टडी करने के लिए फैक्टोरियल डिजाइन और फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट बहुत हेल्पफुल होता है। ओके, अब यहाँ पर एक और टर्म आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आपको बहुत अच्छी तरीके से देखना है इस डिजाइन को, और ये जो स्टडी हमने अब परफॉर्म करी, ये जो एग्जाम्पल हमने लिया, इसे हम कहते हैं 3x2 फैक्टोरियल डिजाइन। ओके, इसे हम क्या कहेंगे, 3x2 फैक्टोरियल डिजाइन।
अब 3 क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि डोसेज का जैसे आप देख रहे हो लेवल क्या है, हाई, मीडियम और लो। सो ये हो गया आपका 3। और साइकोथेरेपी के आपके कितने लेवल्स थे, 2। एक आप हाई काउंसलिंग के लिए बुला रहे थे और एक लो, इसीलिए यहाँ पर आ गया 2। अब यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो 3 और 2 ये दो ही फैक्टर्स है। ओके, दो किस लिए है, क्योंकि यहाँ पर दो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसीलिए इस स्टडी को हम कहेंगे 3x2 फैक्टोरियल डिजाइन। तो हम जल्दी से जल्दी फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट क्या होता है इसे हम रिवाइज कर लेंगे पॉइंट्स को देखकर। पॉइंट 1 में हमने देखा कि फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट्स में हम मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल का यूज कर सकते हैं, जिसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, जिसमें हम हेरफेर कर सकते हैं और चेंजेस कर सकते हैं। पॉइंट 2, फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट्स में आप 2 और मोर यानी 2 और 2 से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर साइमल्टेनियसली एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर सकते हो। पॉइंट 3, आप क्या कर सकते हो, रिसर्चर को यहाँ पर अलाउ होता है ये इंटरैक्शन देख सकते हैं अमंग द वेरिएबल। एंड जैसे हमने यहाँ पर देख लिया एग्जाम्पल लिया डोसेज और साइकोथेरेपी, इसे कहते हैं फैक्टर्स, इसीलिए इस स्टडी का नाम पड़ा फैक्टोरियल डिजाइन और फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट्स। और जो हमने यहाँ पर लेवल डिसाइड कर लिए थे इनके, इन्हें हम कहते हैं डिफरेंट वैल्यूज ऑफ फैक्टर्स, और इस फैक्टर्स को हम इस स्टडी को कहेंगे 3x2 फैक्टोरियल डिजाइन। अब हम इस क्वेश्चन के ऑप्शंस पर चलते हैं और देखते हैं कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का। तो ऑप्शन ये बता रहा है टेस्ट वन फैक्टर एट अ टाइम। यहाँ पर हम एट ए टाइम एक ही फैक्टर को टेस्ट नहीं कर सकते, मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, मल्टीपल फैक्टर्स को टेस्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पर ऑब्वियसली आपका ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन बी कैन नॉट एस्टिमेट इंटरैक्शन, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको पॉइंट 3 में बताया, हम इंटरैक्शंस को ही देखते हैं, किस तरीके से हाई डोसेज देने पर हम लो काउंसलिंग के लिए बुला रहे तो किस तरीके से इफेक्ट हो रहा है, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन सी टेस्ट ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स लेवल आर टेस्ट है, यानी आप क्या करोगे, सारे कॉम्बिनेशंस लोगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के सारे वेरिएबल्स लेके, मल्टीपल वेरिएबल्स लेके, उनके सारे कॉम्बिनेशंस लेकर उस पर टेस्ट परफॉर्म करोगे। सो यही होता है आपका फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट और फैक्टोरियल डिजाइन। सो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। सत्य होने की स्थिति में नगण्य परिकल्पना की अस्वीकृति क्या कहलाती है? रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू इज कॉल्ड। इस प्रश्न में हमें फाइंड आउट करना है, ये पता लगाना है कि आपकी जो नल हाइपोथेसिस है, अगर आपकी नल हाइपोथेसिस मतलब नगण्य परिकल्पना आपकी सत्य है, नगण्य परिकल्पना मतलब नल हाइपोथेसिस आपकी ट्रू है, ट्रू होने पर भी, सत्य होने पर भी आपने इसको रिजेक्ट कर लिया, मतलब आपने इसको अस्वीकार कर लिया, देन उस केस में ये आपकी कौन सी त्रुटि होगी, या आपके कौन से टाइप का एरर होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। अब जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि हाइपोथेसिस क्या होती है, मतलब परिकल्पना क्या होता है। हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है जो आपके शोधकर्ता के अंदाजे और अनुमान पर आधारित होता है। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपोथेसिस मतलब परिकल्पना, जिसे हम परिकल्पना भी कहते हैं, ये एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है जो शोधकर्ता के अंदाजे और अनुमान पर बेस्ड होता है, और इसी को शोधकर्ता अपनी रिसर्च में टेस्ट करते हैं। अब जो हाइपोथेसिस है उसे टेस्ट करने में रिसर्चर से गलती होती है, उसी को हम कहते हैं एरर्स और त्रुटि। अब रिसर्च में दो टाइप की त्रुटि होती है, एक होती है आपके टाइप 1 एरर, एक होता है टाइप 2 एरर, टाइप 1 त्रुटि और टाइप 2 त्रुटि। तो ये आपको याद रखना है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फिगर में आपको देखना है। जैसे कि आपकी जो नल हाइपोथेसिस है, मतलब आपकी जो नगण्य परिकल्पना है, अगर ये ट्रू है मतलब ये सत्य है, सत्य होने पर भी आपने इसको अस्वीकार कर लिया, आपने इसको रिजेक्ट कर लिया, सो ये हो जाती है आपकी टाइप 1 एरर और टाइप 1 त्रुटि। अगर आपकी जो नल हाइपोथेसिस है, मतलब जो नगण्य परिकल्पना है, ये फॉल्स है, मतलब ये गलत है, गलत होने पर भी आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया, मतलब आपने इसको स्वीकार कर लिया, देन ये हो जाती है आपकी टाइप 2 एरर और टाइप 2 त्रुटि। और इस प्रश्न में हमें पूछ रहा है कि आपकी जो आपकी नगण्य परिकल्पना है, जो आपकी नल हाइपोथेसिस है, वो ट्रू है, मतलब वो सत्य है, सत्य होने पर भी आपने उसको अस्वीकार कर लिया, तो वो कौन सी एरर कहलाएगी, वो कौन सी त्रुटि कहलाएगी, आपकी टाइप 1 त्रुटि।
ओके, आपने क्या कर लिया, आपकी जो नल हाइपोथेसिस थे, आपकी नगण्य परिकल्पना है, वो सत्य है, और फिर आपने इसको रिजेक्ट कर लिया, आपने इसको अस्वीकार कर लिया, सो वो हो जाती है आपकी टाइप 1 एरर और टाइप 1 त्रुटि। और जब आपकी नल हाइपोथेसिस फॉल्स होगी, फिर भी आपने उसको, मतलब आपकी नल हाइपोथेसिस गलत होगी, फिर भी आप उसको स्वीकार कर लेते हो, तो वो हो जाती है आपकी टाइप 2 एरर। सो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर होगा विकल्प बी, जो कि है टाइप 1 त्रुटि। अब आपको सैम्पलिंग एरर, त्रिदृश त्रुटि और स्टैंडर्ड एरर, मतलब नामक त्रुटि। सो ये जो सैम्पलिंग से रिलेटेड है, ये जो टर्म्स है आपकी सैम्पलिंग से रिलेटेड है। जब मैं आपको वो कॉन्सेप्ट समझाऊंगी, तब हम ये सारे टर्म्स देखेंगे। तो आपको अभी कंफ्यूज नहीं होना है, आपको इस प्रश्न में बस इतना ही याद रखना है, टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर, टाइप 1 त्रुटि और टाइप 2 त्रुटि क्या होती है। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, टाइप 1 एरर और टाइप 1 त्रुटि। अगला प्रश्न, संभाव्यता नमूनाकरण को अन्यथा क्या कहा जाता है? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज अदरवाइज कॉल्ड। इस प्रश्न में हमें ये पता लगाना है, ये फाइंड आउट करना है कि संभाव्यता नमूनाकरण, जिसे हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहते हैं, उसे हम और किस नाम से जानते हैं, और उसे अन्यथा क्या कहा जाता है, हमें ये पता लगाना है। सो अगेन हम एक एक कर हर विकल्प को देखेंगे, सॉल्व करेंगे, उसके थ्रू हम इस क्वेश्चन को, इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। जैसे आपको याद रखना है कि नमूनाकरण के दो प्रकार होते हैं। एक होता है आपका प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जिसे हम संभाव्यता नमूनाकरण कहते हैं। एक होता है आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जिसे हम गैर संभाव्यता नमूनाकरण कहते हैं। अब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में जो रिसर्चर है, जो वो किस तरीके से अपने पॉपुलेशन में से मेंबर्स को सेलेक्ट करते हैं, अपने आबादी में से सदस्य को किस तरीके से चुन लेता है कि रैंडमली मतलब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में संभाव्यता नमूनाकरण में जो रिसर्चर है, वो अपने अंदाज को, अपने जो अंदाज होती है, अपनी जो सुविधा होती है, उसको आगे रखकर जो आपकी आबादी में से सदस्य को सिलेक्ट नहीं करते, बल्कि रैंडमली सिलेक्ट करते हैं। और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जिसे हम गैर संभाव्यता नमूनाकरण कहते हैं, इसमें जो रिसर्चर होते हैं, वो अपनी जो पॉपुलेशन होती है, अपनी जो आबादी होती है, उसमें से जो कुछ सदस्य को चुनते हैं, वो अपने अंदाजे के हिसाब से, अपनी सुविधा के मुताबिक पॉपुलेशन में से, मतलब आबादी में से सदस्य को चुन लेते हैं। तो इस तरीके से रिसर्चर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मतलब गैर संभाव्यता नमूनाकरण में अपने आबादी में से कुछ सदस्य को चुन लेते हैं, जो कि उनका नमूनाकरण बन जाते हैं। अब इस प्रश्न में हमें ये पता लगाना है कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जिसे हम संभाव्यता नमूनाकरण कहते हैं, उसको हम अन्यथा और क्या नाम से जानते हैं और क्या नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, आपका जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, उसे हम रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं, मतलब यादृच्छिक नमूनाकरण कहते हैं। सो यहाँ पर आपका जो विकल्प ए है, ये करेक्ट हो जाएगा, और विकल्प बी जो है आपका, वो हो जाता है आपका गैर यादृच्छिक नमूनाकरण, जिसे हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी कहते हैं, जिसे हम गैर संभाव्यता नमूनाकरण भी कहते हैं। सो याद रखिएगा, आपके एग्जाम में ऐसा भी प्रश्न आ सकता है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज अदरवाइज कॉल्ड, गैर संभाव्यता नमूनाकरण को अन्यथा हम क्या कहते हैं और क्या कहा जाता है। सो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग गैर संभाव्यता नमूनाकरण को अन्यथा गैर यादृच्छिक नमूनाकरण कहते हैं, और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यानी संभाव्यता नमूनाकरण को हम यादृच्छिक नमूनाकरण कहते हैं। सो यहाँ पर आपका जो विकल्प ए है, ये सही हो जाएगा। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए रैंडम सैम्पलिंग, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, फैक्टोरियल डिजाइन में एक मुख्य प्रभाव डैश होता है। इन अ फैक्टोरियल डिजाइन अ मेन इफेक्ट इज दी। सो फैक्टोरियल डिजाइन में एक टर्म होता है जिसे हम कहते हैं मेन इफेक्ट। सो मेन इफेक्ट का मतलब क्या होता है, हमें ये पता लगाना है इस प्रश्न में। सो फैक्टोरियल डिजाइन में जैसा हमने देख लिया, फैक्टोरियल डिजाइन में क्या होता है कि हम मल्टीपल वेरिएबल्स को, मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर हम स्टडी करते हैं और उसका इफेक्ट देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर मेन इफेक्ट क्या होता है, ये हम देखेंगे। तो याद रखिएगा, फैक्टोरियल डिजाइन में मेन इफेक्ट यानी एक मुख्य प्रभाव ये होता है कि आप ये देखते हो कि आपकी जो स्टडी आप परफॉर्म कर रहे हो, किसमें
आपकी फैक्टोरियल डिजाइन में, जिसमें आप ये देखते हो कि आपका जो इफेक्ट हो रहा है सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से ही हो रहा है। ओके, उसे हम कहते हैं मेन इफेक्ट। मेन इफेक्ट क्या बताता है कि आपके जो रिजल्ट आ रहे, जो आउटकम्स आ रहे, जो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो प्रभाव आपको दिख रहा है, ये किस वजह से दिख रहा है, कि सिर्फ और सिर्फ अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की वजह से, जो मल्टीपल आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चूज करा है, सिर्फ और सिर्फ उसी की वजह से आपको उसका इफेक्ट दिख रहा होगा, तब आप कहोगे कि उसका मेन इफेक्ट है। मेन इफेक्ट का मतलब मेन चीज। ओके, मेन इफेक्ट मतलब मेन चीज किसकी वजह से। ओके, मेन इफेक्ट ही आपको बता रहा है कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ इफेक्ट आपका किस पर डिपेंड होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ही इफेक्ट अगर आप देखोगे, सो फैक्टोरियल डिजाइन में उसे हम कहते हैं मेन इफेक्ट, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से हो रहा है। सो हम यहाँ पर देखते हैं कि इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। ओके, द इफेक्ट ऑफ ईच इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी हर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ओनली सिर्फ और सिर्फ आपके ईच इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट क्या हो रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल पर, यानी आपके आश्रित जो चर है उसका किस तरीके से प्रभाव हो रहा है स्वतंत्र चर पर, ये हम देखते हैं। स्वतंत्र चर पर जो भी प्रभाव हो रहे हैं सिर्फ और सिर्फ वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से, सिर्फ और सिर्फ वो आश्रित चर की वजह से हो रहे हो, तो उसे हम कहेंगे मेन इफेक्ट इन अ फैक्टोरियल डिजाइन। सो इस प्रश्न का आपका विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अब जो रिमेनिंग ऑप्शन है उन्हें भी हम एक एक बार देख लेते हैं। सो ऑप्शन ए यहाँ पर बता रहे थे, द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल। कंबाइंड इफेक्ट यानी सारी चीज का इफेक्ट हो जाएगा उसमें, जो आपके एक्सट्रेनियस वेरिएबल है शायद वो भी हो सकता है कि उसको अफेक्ट करे। ओके, सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल का नहीं बोल रहा है, ये कंबाइनिंग इफेक्ट, कंबाइंड इफेक्ट, जो सारे चर है उसके इफेक्ट। सो नहीं, मेन इफेक्ट का मतलब होता है फैक्टोरियल डिजाइन में सिर्फ और सिर्फ जो हमें प्रभाव देखने मिल रहा है वो आश्रित चर का ही होना चाहिए, स्वतंत्र चर पर। ओके, सो यहाँ पर आपका विकल्प ए गलत हो जाएगा, इस प्रश्न का गलत उत्तर हो जाएगा। इंटरैक्शन इफेक्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड देयर इफेक्ट ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल पर, यानी स्वतंत्र चरों का पारस्परिक प्रभाव और आश्रित चर पर उनका प्रभाव। नहीं, हम इंटरैक्शन नहीं देख रहे। इंटरैक्शन यानी उनके लेवल्स के बीच में किस तरीके से वो एक दूसरे के साथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंटरैक्ट कर रहा है, ये नहीं देखेंगे। मेन इफेक्ट का मतलब ये होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ ये देखोगे कि सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ही वजह से आपका कुछ इफेक्ट होना चाहिए, सिर्फ आपके स्वतंत्र चर का ही इफेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं हो जाएगा, और इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, द इफेक्ट ऑफ ईच इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल, आश्रित चर पर प्रत्येक स्वतंत्र चर का प्रभाव। ओके, अगला प्रश्न। और 2 into 2 फैक्टोरियल, 2 into 2 फैक्टोरियल क्या होता है हमें इस प्रश्न में पता करना है। सो 2 into 2 फैक्टोरियल ये एक फैक्टोरियल डिजाइन का ही टर्म होता है। 2 into 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पर हमें दिया गया है 2 into 2 फैक्टोरियल, यहाँ पर कितने टर्म्स है 1 और 2, दैट मीन्स यहाँ पर कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज करे गए हैं, 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर इस स्टडी में यूज करे गए होंगे, इसीलिए हम इसे कहते हैं 2 into 2 फैक्टोरियल। अगर यहाँ पर मान लीजिए ऐसा एक और 2 देता आपको, into 2 और होता, तो इस केस में कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज करे गए होते, 3। अब और 2 होता यानी 4। सो यहाँ पर सिर्फ हमें 2 into 2 दिया गया है। ओके, यहाँ पर हमें सिर्फ 2 into 2 दिया गया है, दैट मीन्स यहाँ पर आपके 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल का यूज करा गया है। अब यहाँ पर 2 दिया गया है, फर्स्ट वेरिएबल क्या है आपको 2 दिया गया है, मतलब जो आपका फर्स्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसमें 2 लेवल हो सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड। उसी तरीके से सेकंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होगा उसमें भी और 2 लेवल आपके चूज करे गए होंगे। किस तरीके से, हम ये एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। अब मान लीजिए आप किसी प्लांट की ग्रोथ पर स्टडी कर रहे हैं। ओके, प्लांट की ग्रोथ आप देख रहे हो, सो उस केस में आपने क्या करा, 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चूज कर लिया आपने। ओके, आपने 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चूज कर लिया, जैसे आपने चूज कर लिया वाटर और फर्टिलाइजर। ओके, फर्स्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वाटर और सेकंड है फर्टिलाइजर। आप ये देख रहे हो कि वाटर के लेवल को और फर्टिलाइजर के लेवल के बीच में इंटरेक्शन देखोगे, इनका इफेक्ट देखोगे कि प्लांट की ग्रोथ पर किस तरीके से इन दोनों वेरिएबल का इफेक्ट हो रहा है। अब वाटर का आपने 2 लेवल चूज कर लिया, अब यहाँ पर वाटर और फर्टिलाइजर ये आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएंगे, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को फैक्टोरियल डिजाइन में क्या कहते हैं,
फैक्टर्स। सो वाटर और फर्टिलाइजर इनको हम कहेंगे फैक्टर्स, और इनके क्या होते हैं डिफरेंट वैल्यूज ऑफ फैक्टर जिसे हम कहते हैं लेवल। अब वाटर का क्या लेवल हो सकता है, वाटर के दो लेवल हो सकते हैं। आप या तो आप हाई लेवल में वाटर दे रहे हो प्लांट को, या फिर लो लेवल में। किस तरीके से आप दोगे, मान लीजिए आपने 20 लीटर्स वाटर दिया और 10 लीटर्स वाटर दिया अपने प्लांट को, तो यहाँ पर आपने लेवल सेट कर लिया। उसी तरीके से फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर का भी आप कुछ लेवल दोगे, आप कुछ फर्टिलाइजर डालोगे, ओके। आप हाफ केजी फर्टिलाइजर डालोगे, कभी आप 1 केजी फर्टिलाइजर डालोगे आपके पूरे गार्डन एरिया में, और आप देखोगे कि आपकी प्लांट ग्रोथ किस तरीके से हो रही है, प्लांट की ग्रोथ किस तरीके से हो रही है। सो यहाँ पर हमने क्या करा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसे हम फैक्टर्स कहते हैं, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया, इसलिए यहाँ पर आपको सिर्फ दो ही टर्म दिया गया है, 2 into 2, ओके। अब यहाँ पर वाटर के दो लेवल यूज करे गए होंगे और फर्टिलाइजर के दो लेवल, इसीलिए यहाँ पर बताया गया आपको 2 into 2, ओके। इसीलिए हम इसे कहते हैं 2 into 2 फैक्टोरियल डिजाइन। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या करा है स्टडी में, इनिशियली दो डिजाइन को एक ही स्टडी में कंबाइन कर कर सिंगल स्टडी परफॉर्म करी गई, ओके। किस तरीके से, इनिशियली क्या करा गया, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का यूज करा गया, ओके, वाटर और फर्टिलाइजर। सो ये दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और इनको कंबाइन, इन पर एक ही सिंगल स्टडी करी गई, सिंगल स्टडी में ही इन दोनों वेरिएबल्स पर स्टडी करी गई, ये डिजाइन कैरी आउट करी गई। सो इसे हम कहते हैं 2 into 2 फैक्टोरियल डिजाइन। तो इस प्रश्न का आपका उत्तर विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। अनिवार्य रूप से दो डिजाइन हैं जिन्हें एक ही अध्ययन में जोड़ा गया है, ओके। दो डिजाइन है यानी वाटर और फर्टिलाइजर है, ये आपके हो गए दो डिजाइन जिन्हें एक ही अध्ययन में स्टडी करी गई, एक ही सिंगल स्टडी में इन पर रिसर्च करी गई, इससे हम कहते हैं 2 into 2 फैक्टोरियल। अब जो इनकरेक्ट ऑप्शन है उन्हें भी हम देख लेते हैं। ऑप्शन बी बता रहा है कंटेन्स 4 फैक्टर्स। 4 फैक्टर्स का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज करे गए। फैक्टर्स का मतलब मैंने आपको बताया, फैक्टर्स क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ही फैक्टर्स कहते हैं। सो यहाँ पर दो ही फैक्टर्स यूज करे गए। अब यहाँ पर और 2 into 2 और होता तो इस केस में आप कहते हो कि 4 हो सकते थे फैक्टर्स, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ दो ही दिया गया है, 2 into 2। सो यहाँ पर सिर्फ दो फैक्टर्स हो गए, 4 फैक्टर्स नहीं होंगे। सो यहाँ पर ये आपका गलत उत्तर हो गया। उसी तरीके से ऑप्शन सी, does not have enough factor to show interaction। इंटरैक्शन दिखाने के लिए पर्याप्त कारक नहीं है। तो यहाँ पर हमें क्या कर रहे हैं, ये बता रहा है कि फैक्टर्स ही नहीं है इनफ के जो इंटरैक्शन दिखाए, ऐसा नहीं हो सकता है। फैक्टर्स अगर होंगे तो ऑब्वियसली वो इंटरैक्शन बताएंगे। तो यहाँ पर आपका विकल्प सी भी गलत हो जाएगा। इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। It is initially two design that have been combined into a single study। सिंगल स्टडी में ही दो डिजाइन को कंबाइन करा गया, इसे हम कहते हैं 2 into 2 फैक्टोरियल। So that's it, and thank you for watching this video. Good luck with your preparation and see you tomorrow with another video.